उत्तराखंड में किस तरह विकास हो रहा है उसकी कुछ बानगी आज हम आपको आज के अपने साप्ताहिक शो अनकट हफ्ता में दिखाने जा रहे हैं। कैसे और किस तरह से हमारे अधिकारी लापरवाह होकर काम करते हैं और कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विज्ञापनों की चमक को धोकर साफ करते हैं। केदारनाथ चुनाव में कांग्रेस की उस चाल पर भी बात करेंगे जिसने बीजेपी को डरा कर रख दिया है। शैला और शैलपुत्री के समर्थकों के लिए भी अहम खबर होगी और साथ ही पूर्व में धामी कैबिनेट में मंत्री रहे और भाजपा से निकाले जाने के बाद फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत के बड़बोलेपन की, जिसमें उन्होंने न केवल भाजपा बल्कि खुद कांग्रेस के कद्दावरों को भी सख्ती में डाल दिया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कुछ अधूरा ना रह जाए। उत्तराखंड के चंपावत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर भले सरकार कभी ध्यान न दे लेकिन जनता जरूर ध्यान देती है। चंपावत जिले के तल्लादेश के बकोड़ा ग्राम पंचायत में एक बीमार महिला को स्थानीय लोगों को मिलकर डंडे में बांधकर अस्पताल तक लाना पड़ा। लाने वाले 10 नौजवानों को मरीज को अस्पताल पहुंचाने में 4 घंटे से अधिक का समय लगा। एक तरफ दीपावली पर्व की तैयारियां घरों में चल रही थी तो दूसरी ओर बीमार को अस्पताल पहुंचाना भी जरूरी था। स्वास्थ्य सुविधा और रोड नहीं होने से घर वालों ने पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई और 10 नौजवानों को बुलाया। एक डंडे में मरीज को बांधकर खड़ी चढ़ाई और पथरीले रास्तों को पार कर मरीज को जैसे तैसे मुख्य मार्ग तक लाया गया। फिर 108 वाहन की मदद से जिला मुख्यालय तक इलाज के लिए पहुंचाया गया। गांव वालों का कहना है कि 10 लोगों को मरीज को लाने में 4 घंटे से अधिक का समय लग गया। वो तो शुक्र है दिवाली के त्योहार का, जो पलायन कर चुके युवा त्योहार मनाने अपने गांव अपने घर पहुंचे थे। बाहर से युवक घर नहीं लौटे होते तो इलाज के लिए अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। पैदल भी अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता था। ग्रामीण कहते हैं कि कई बार सीएम और अन्य विभागों को सड़क को लेकर ज्ञापन दिया गया लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। लोगों का अब सरकार से विश्वास उठ गया है। रोड नहीं होने के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के दर्द को समझने वाला कोई है नहीं। सोचिए, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ही है कि इलाज के लिए घंटों पहाड़ी पथरीली राहों पर पैदल चलना पड़ता है। सरकार विज्ञापनों के माध्यम से खूब प्रचार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर करती है लेकिन हकीकत जमीन पर क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नेता पहाड़ों पर चुनाव लड़ने तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वहां पलटकर देखना पसंद नहीं करते। ऐसे में अगर हमारी आवाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचे तो उनसे इल्तिजा है कि पहाड़ के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भर तो कीजिए और विभाग में बैठे जिम्मेदार अफसरों पर शिकंजा भी कसिए जिन्होंने आपकी सरकार का भट्टा बिठा कर रख दिया है। और सवाल स्वास्थ्य मंत्री से भी पूछिए कि बीमार के गांव में हॉस्पिटल या छोटा सा ही सही स्वास्थ्य केंद्र आखिर है क्यों नहीं। वैसे उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमारे अधिकारी कितने संजीदा हैं, अब इसका एक नायाब नमूना हम और दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। इसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस पुल की जिम्मेदारी रुड़की लोक निर्माण विभाग को दी गई थी। इतना ही नहीं, पुल का ढांचा तैयार करके गंगनहर के ऊपर बांध भी दिया। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर की रात गंगनहर में पानी छोड़ा गया और 31 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे निर्माणाधीन पुल गंगनहर में गिर गया। बताया जा रहा है कि पुल का ढांचा कमजोर था और पानी का तेज बहाव वो झेल नहीं पाया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे ने 2012 के पुल हादसे की याद को ताजा कर दिया, जब नगर निगम के सामने बनाए गए पुल का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार बह गया था, जिसमें 4 मजदूर भी पुल के साथ पानी में बह गए थे। सोचिए, अगर पुल बनने के बाद ऐसा होता तो क्या होता। इस तरह की लापरवाही आम जनता को कई बार इतनी भारी पड़ जाती है कि उनको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यह सब होता है घटिया निर्माण से। इस तरह के टेंडरों में जिस तरह कमीशन खोरी का खेल होता है वो किसी से भी छुपा नहीं है और वही कमीशन सबसे बड़ा कारण बनता है घटिया निर्माण का। लेकिन इस पर कोई बात करता नहीं क्योंकि इस तरह के कमीशन का हिस्सा कहां तक पहुंचता है ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस तरह के खेल उत्तराखंड में होते रहते हैं, लिहाजा यहां की पब्लिक अनजान नहीं, जानती सब है। एक और खेल इस समय उत्तराखंड में चल रहा है और वो है केदारनाथ उपचुनाव का, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। साथ ही सियासी बिसात बिछाने का भी खेल लगातार अपनी गति पर है।
केदारनाथ उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। कांग्रेस जहां स्थानीय मुद्दों जैसे भू कानून, केदारनाथ शिला, बेरोजगारी, बदहाल यात्रा जैसे कई अन्य मुद्दों को लेकर मैदान में है, तो भाजपा अपने किए हुए विकास के दावों के साथ। भाजपा को उम्मीद है कि वो एक बार फिर इस सीट को अपनी झोली में डाल लेगी और इसके लिए दोनों पार्टियों ने स्टार प्रचारकों की एक लंबी फौज यहां पर उतार दी है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो अब इस सीट पर देखा जा रहा है वो है एकजुट दिखाई दे रही कांग्रेस और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच। नामांकन के दिन ही कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने जिस तरह सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी पर हमला किया, वो बता रहा है कि अब कांग्रेस केवल पुष्कर सिंह धामी को बीच में रखकर ही भाजपा को निशाने पर ले रही है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से आते हैं और कांग्रेस उन पर केदारनाथ विधानसभा की अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस शैला रानी के परिवार में उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत को टिकट न देने पर इसको दिवंगत विधायक का अपमान बताकर भी शैला रानी के समर्थित वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी है। पार्टी प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थक भी सभा में शैला रानी के परिवार की उपेक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठा चुके हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बेशक शैला रानी रावत 2016 की बगावत के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी और बतौर भाजपा विधायक ही उनका निधन हुआ, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेसी ही थीं। कांग्रेस का आरोप है कि इसी बैकग्राउंड के चलते उनकी बेटी को टिकट दिया नहीं गया। ऐश्वर्या रावत की पिछली कुछ पोस्टें सोशल मीडिया की देखें तो यही लगता है कि वो भी बीजेपी के इस फैसले से आहत हैं। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने इन पोस्टों को न केवल डिलीट करवा दिया बल्कि सिरे से नकार भी दिया। कांग्रेस नेता गणेश गोदयाल का कहना है कि शैला रानी के निधन के समय भाजपा के प्रमुख नेताओं ने उनकी पुत्री को टिकट देने की बात कही थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पीछे हट गए। जबकि पूर्व में भाजपा ने कई दिवंगत नेताओं हरबंस कपूर, प्रकाश पंत, सुरेंद्र सिंह जीना, चंदन रामदास व मगन लाल शाह के परिजनों को टिकट दिया, लेकिन शैला रानी रावत की पुत्री को टिकट न देकर उनके साथ अन्याय किया गया। केदारनाथ क्षेत्र की उपेक्षा वो यात्रा को डाइवर्ट करने के मुद्दे के अलावा कांग्रेस शैला रानी रावत के निधन से उपजी सहानुभूति को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती दिख रही है। इसलिए कांग्रेस की पहली जनसभा में तय रणनीति के तहत इस मसले को जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस की कोशिश यह भी है कि भाजपा विधायक शैला रानी के निधन के बाद क्षेत्र में चल रही सहानुभूति की लहर का पूरा लाभ कांग्रेस को मिल जाए। गौरतलब है कि ऐश्वर्या रावत टिकट की दौड़ में प्रमुखता से शामिल थीं और मां के निधन के बाद समर्थकों के संपर्क में लगातार बनी हुई थीं। अब टिकट नहीं मिलने से शैला रानी रावत के समर्थकों में काफी हद तक मायूसी की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस इन्हीं समर्थकों को भाजपा से बितकाने की योजना बनाकर चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 2017 में भाजपा नेत्री आशा नौटियाल के बागी होकर चुनाव लड़ने को भी मतदाताओं के बीच ले जाकर मुद्दा बनाया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि आशा के बागी चुनाव लड़ने से ही 2017 में शैला रानी रावत की हार हुई थी और अब भाजपा ने शैला रानी की बेटी की अनदेखी कर परिवार के साथ अन्याय कर दिया। कांग्रेस की नजर शैला रावत से जुड़ी महिला वोटरों पर भी है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि भाजपा महिला शक्ति की बात तो करती है, लेकिन मापदंड दूसरे अपनाती है। पुरुष विधायक दिवंगत हुए तो उनके परिजनों को टिकट दिया, लेकिन केदारनाथ की महिला विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उनकी पुत्री को टिकट न देकर महिला शक्ति का अपमान किया है। नामांकन के बाद केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने शैला रानी के निधन से उपजी सहानुभूति लहर को अपने पक्ष में मोड़ने की मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में अगर भाजपा से नाराज चल रहे शैला रानी के समर्थक कांग्रेस की इस मुहिम में शामिल हो गए तो भाजपा की दिक्कतें बढ़ना स्वाभाविक है। नजरें तो कुलदीप रावत पर भी कांग्रेस की लगी हुई हैं, जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। हालांकि कुछ ऐसा ही कांग्रेस में भी हो सकता है, क्योंकि टिकट के दावेदार उनकी पार्टी में भी बहुत थे। ऐसे में दोनों पार्टियों में भीतरघात की आशंका की संभावना काफी हद तक बनी हुई है, जिससे इनकार किया नहीं जा सकता। उस पर अपनी राजनीतिक जमीन खोते जा रहे कांग्रेसी नेता व पूर्व में भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने भी पैंतरा बदल दिया है। कभी हरीश रावत की सरकार को अति महत्वाकांक्षा के चलते गिराने वाले हरक सिंह ने हरीश रावत का ही हाथ एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश की है। हरीश रावत ने भी खुले मंच पर हरक को गले तो लगा लिया, मगर राजनीतिक पंडित ये जानते हैं कि ये सिर्फ ऊपरी चमक है।
अंदर खाने क्या पक रहा है, इसके मायने जल्द ही सामने आएंगे। कभी गढ़वाल के सबसे बड़े और कद्दावर नेता के तौर पर पहचान रखने वाले हरक सिंह जानते हैं कि उनकी जमीन पर अब पूर्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे और 24 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गणेश गोंदियाल ने कब्जा जमा लिया है, जिसे हटाना इतना आसान होने वाला नहीं है। ऐसे में अब हरक सिंह रावत की कभी सदी हुई शब्दावली बिगड़ने लगी है और इसी बड़बोलेपन में उन्होंने न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्कि कांग्रेस के भी कई बड़े दिग्गजों को अचंभित कर दिया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि वर्तमान में सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कभी उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी या भाजपा के नेता ही नहीं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि हरीश रावत को छोड़कर उत्तराखंड का हर नेता कभी न कभी उनके दरवाजे पर खड़ा रहता था। ऐसे में ये बयान तो यही दर्शा रहा है कि क्या यशपाल आर्य, क्या प्रीतम सिंह, क्या गणेश गोंदियाल और क्या ही वर्तमान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सब के सब हरक सिंह के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देते रहे हैं। अब वो दस्तक किस बात के लिए देते रहे हैं, क्यों हरक चालीसा गाते रहे हैं, ये या तो खड़े होने वाले नेता जाने या फिर खुद हरक सिंह रावत। सवाल यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर भी बराबर है कि वो आखिर दरवाजे पर क्यों खड़े रहते थे हरक के। खैर, बयान सुन लीजिए और अंदाजा खुद ब खुद लगा लीजिए। भाजपा कह रहे धाकड़ धामी की बात करें, धाकड़ धामी हरक सिंह रावत कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा ना, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ। रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। तो सच में मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच है। या उत्तराखंड में मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हो। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब हरक इतने बड़े नेता थे तो इतने बड़े नेता को कांग्रेस में आखिर पूछ क्यों नहीं रहा कोई, उनको कांग्रेस में उस तरह का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा जो बड़े नेताओं को मिलता है। भले कभी हरक के दरवाजे पर नेताओं की लंबी लाइन लगी रहती रही होगी, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस पार्टी में कभी वो नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री तक रहे, वन विभाग जैसे भारी भरकम मंत्रालयों को संभाला, आज उसी पार्टी में उनको तवज्जो क्यों नहीं मिल रही। थोड़ा कारण समझते भी हैं और आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। 2016 में हरीश रावत की सरकार के गिरते ही कांग्रेस की गाड़ी इस प्रदेश में ट्रैक से उतर गई। पहले 2017 के विधानसभा में पार्टी को करारी हार मिली और उसके बाद 19 के लोकसभा चुनाव में भी। ये सिलसिला यही नहीं थमा, ये आज भी जारी है 2024 में भी। हालांकि पिछले 2 उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाया है। कांग्रेस की इस प्रदेश में हुई इस हालत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं 2016 में हरीश रावत की सरकार को छोड़कर गए कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिराने का मुख्य सूत्रधार जिनको माना जाता है, उनमें एक भाजपा में शामिल हो चुके विजय बहुगुणा हैं और दूसरे हरक सिंह हैं जो कांग्रेस में अब वापस आ चुके हैं, जो 2022 के चुनाव के समय बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इससे पहले वो बीजेपी में चले गए थे। तब से लेकर आज तक हरक सिंह कांग्रेस में वो जगह नहीं बना पाए हैं जो वो चाहते हैं, या ये कहें कि हरक की वापसी के समय से ही लग गया था कि कांग्रेस में उनकी राहें आसान होने वाली नहीं। हालांकि हरक सिंह रावत केदारनाथ में मनोज रावत के नामांकन के दिन खूब गरजे, लेकिन जिस तरह से स्टेज से उन्होंने सबका नाम लेकर उनको सम्मानित किया, लेकिन बगल में बैठे गणेश गोंदियाल का नाम लेना वो भूल गए। बता रहा है कि दोनों नेताओं के संबंध अब कुछ खास अच्छे रह नहीं गए। स्टार प्रचारकों की सूची में भी उनका नाम पार्टी ने 26वें स्थान पर रखा है। पहले तो पार्टी में उनके आगे सिर्फ हरीश रावत की बाधा थी, लेकिन अब एक छोर पर गणेश गोंदियाल भी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में चट्टान की तरह सामने खड़े हैं। एक और कमजोरी हरक सिंह के लिए बनी उत्तराखंड में कि इतने साल राजनीति में रहने के बाद भी वो अपना एक सुरक्षित ठिकाना नहीं बना पाए। कभी किसी सीट से तो कभी किसी सीट से वो चुनाव लड़ते रहे। ये भी इतिहास है कि हरक सिंह एक बार जिस सीट पर चुनाव लड़ लेते हैं, दोबारा वहां चुनाव लड़ते नहीं। बार बार सीट बदलना भी कई कयासों को लोगों के मनों में जगा देता है, या कहें कि जन्म दे देता है। हालांकि हरक सिंह जहां भी चुनाव लड़े जीत दर्ज करने में कामयाब हुए, लेकिन इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। सवाल यही उठता है कि हरक सिंह रावत बार बार सीट और पार्टी क्यों बदलते रहते हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि हरक सिंह अजय हैं, पर इसके दूसरे मायने भी निकलते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एक सीट पर आप एक बार ही लोगों के मन में जगह बना सकते हैं। अगली बार उसी सीट पर जब चुनाव उतरते हैं तो पब्लिक को पुराने किए हुए वादे याद रहते हैं, जिन्हें कई बार देखा गया है कि हरक पूरा नहीं कर पाए, और यही वजह सीट बदलने का प्रमुख कारण भी है। लैंसडाउन में एक बार विधायक रह दोबारा जाकर अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़वा कर हार का सामना करना यही बताता है कि एक सीट बस एक चुनाव। कुछ ऐसा ही हरीश रावत भी करते रहे हैं। कभी कहीं और कभी कहीं वो चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, इसलिए उनको कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है, यह करना पड़ा है। हरीश रावत अल्मोड़ा सीट से अलग हुए क्योंकि वो रिजर्व सीट हो गई, लेकिन उसके बाद कभी हरिद्वार, कभी नैनीताल, कभी किच्छा, कभी लाल कुआं और कभी हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र, जिसका खामियाजा उनको हमेशा भुगतना पड़ा है। ऐसे में जनता का भरोसा पूर्ण रूप से हासिल करना थोड़ा सा संशय तो पैदा करता ही है। चलिए अब कांग्रेसी हरक चालीसा से निकल उनकी पूर्व पार्टी भाजपा की ओर लिए चलते हैं, जहां इस चुनाव को लेकर गहमागहमी है। नामांकन के बाद केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा में भी विशेष हलचल देखी जा रही है। कांग्रेस के आक्रामक रुख को देखते हुए भाजपा छत्रपों की रणनीति व अन्य सवालों का बाजार गर्म है। मंगलौर व बद्रीनाथ उपचुनाव की हार के बाद केदारनाथ उपचुनाव की जीत हार के कारकों को लेकर पार्टी के अंदर अभी से ही सियासत तेज हो गई है। एक अहम सवाल यह भी उठ रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपनी मूल विधानसभा बद्रीनाथ की हार का दाग केदारनाथ में धो पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई से पहले क्या महेंद्र भट्ट जीत के हार के साथ संगठन की कुर्सी छोड़ेंगे? राज्यसभा सांसद बनने के बाद उत्तराखंड भाजपा को नया अध्यक्ष चुनना है, लेकिन उससे पहले परीक्षा है सबसे पहले महेंद्र भट्ट की ही, क्योंकि आधिकारिक तौर पर संगठन की कमान उनके ही हाथ में है, भले इस चुनावी खेल के मास्टरमाइंड खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हों। परीक्षा गढ़वाल के नए नवेले सांसद अनिल बलूनी की भी है और प्रदेश प्रभारी की भी है। अब इस उपचुनावी परीक्षा में पास कौन होगा, कैसे होगा, किस पार्टी का होगा, किस नेता के सर सजेगा जीत का ताज, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही इंतजार बाकी है। लेकिन इसी चुनावी फैसले पर कईयों के भविष्य पर आला कमान की तलवार तो लटकी ही है, फिर आला कमान चाहे भाजपा वाला हो या फिर कांग्रेसी। आज के अनकट हफ्ता शो में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।